स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस पर हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपके पास क्या होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो सेम फेज में होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि हम लोग पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल कौन से कंपोनेंट के हैं। तो depending on the nature of the constituents, different methods can be used for their separation. For example, यहाँ सबसे पहले क्या है, separation of non-volatile soluble impurities from a liquid. तो यहाँ पे liquid जो है हमारा volatile है, जैसे कि सी वाटर की purification की एग्जाम्पल है। तो सी वाटर में आपके पास जो impurities होती हैं वो सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड। तो इन सबको हमने रिमूव करना है वाटर से, सी वाटर से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को, सी वाटर को हीट करेंगे, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो कंटेनर में रहेंगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सिंपल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। So what is distillation? It may be defined as the process of converting a liquid into vapors upon heating and then cooling the vapors back to the liquid form. पहले लिक्विड को हीट करके उसको वेपराइज करेंगे, फिर वेपर्स को कंडेंस करके हम लोग कूल करके दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब देखो आपके पास यहाँ हमने सी वाटर लिया, सी वाटर लेके उसको क्या किया हमने, यहाँ से वायर गॉज लगा के उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे और साथ में यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखा है टू चेक द टेम्परेचर। अब हीट करने पे क्या होगा, जो वेपर्स हैं, वेपर्स यहाँ से इस आउटलेट से एक्सकेप होंगे और इस पाइप के थ्रू यहाँ आएंगे। अब देखो वेपर्स हैं तो हॉट होंगे, तो उनको कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए इस आउटलेट की सराउंडिंग में हमने वाटर लगा रखा है, वाटर इन वाटर आउट, क्योंकि वाटर जो सर्कुलेट होगा वेपर्स की वजह से वो भी गर्म होता रहेगा, तो इसलिए वो उसको हम लोग चेंज करते रहेंगे तो वेपर्स जल्दी कंडेंस होंगे। तो यहाँ से हॉट वेपर्स आ रहे थे, वेपर्स की फॉर्म में था, यहाँ जब वाटर से उनकी कूलिंग होगी तो वो कंडेंस होके फिर से वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें पॉइंट्स क्या है ध्यान रखने वाले, जो हमारे पास ये आपके पास जो फ्लास्क होगी, टाइट्रेशन फ्लास्क या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट और कंटेनर, उसमें हम लोग थोड़े से स्टोन्स डाल देते हैं, पीस ऑफ चाइना, ब्रोकन पीसेस ऑफ चाइना डिश और स्मॉल पीसेस ऑफ प्यूमिस स्टोन। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हीट करेंगे तो हीटिंग की वजह से वहां पे सॉल्यूशन बम्प कर सकता है, तो बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें स्टोन्स डाल देते हैं। नेक्स्ट, तो ये थी हमारी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में आपके पास, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक। इवेपोरेशन में क्या है, हम लोग जस्ट हीट करेंगे और उसको वेपराइज कर देंगे। अब देखो डिस्टिलेशन में क्या है, जो लिक्विड हम लोग वेपराइज कर रहे थे उसको कंडेंस कर रहे थे। तो इवेपोरेशन में क्या है, उसको हम लोग एस्केप कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे बॉटम पे चाइना डिश या वॉच ग्लास में जो मटेरियल होगा वो हमारा होगा एज अ मेन कंपोनेंट। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या ले रखी है, सपोज आपके पास है रेड इंक, रेड इंक से डाई को अलग करना, जो डाई के पार्टिकल है जिनकी वजह से कलर रेड होगा। अब रेड इंक है कि बेसिकली जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं उनको हमने पानी में डिसॉल्व कर रखा है, तो अगर पानी को इवेपोरेट कर देंगे, पानी वेपराइज हो जाएगा, तो फिर से वॉच ग्लास में क्या बचेगा आपके पास, रेड इंक के, दैट इज डाई के, रेड डाई के पार्टिकल्स। तो हमने क्या किया, कुछ एक ड्रॉप्स डाल दी यहाँ पे रेड इंक की वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास को बीकर के ऊपर रखा, वॉच ग्लास को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे, क्रैक हो सकती है कहीं और रीजंस की वजह से, तो वॉच ग्लास को हमने बीकर पे रखा, बीकर को हीट कर रहे हैं, उस हीटिंग की वजह से ये वाला पानी भी इवेपोरेट होगा, वेपराइज होगा। अब पानी वेपराइज हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स किसके हैं, रेड डाई के। तो ये हो गई हमारी इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। अब इसमें क्या है,
आपके दोनों जो कंपोनेंट हैं वो लिक्विड हैं, मिसिबल, एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में किया था एक मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो वहां दोनों लिक्विड थे लेकिन एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं थे, वो इमिसिबल थे, तो वहां हमने यूज किया था सेपरेटिंग फनल का। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों लिक्विड एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। अब अगर दोनों लिक्विड एक दूसरे में सॉल्युबल हैं तो उनको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे कंपोनेंट को? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेथड डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में आपके पास क्या है, वही हम लोग फिर से सेम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, अपरेटस लेंगे। इसमें आपके पास क्या होगा, जो लिक्विड मिक्सचर है उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। वेपर्स जल्दी बनेंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, एस्केप होगा फ्रॉम द फ्लास्क। तो अब जैसे जैसे हीट करेंगे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट के वेपर्स बनेंगे तो वो यहां से इधर आएंगे। हायर टेम्परेचर हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट के वेपर्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए वेपर्स बनाने के लिए। So the component having lower boiling point will vaporize and it will be condensed by using condenser and hence it will be collected in a separate container. तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको दूसरे कंटेनर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसी कंटेनर में रहेगा। अब इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए फॉर मिसिबल लिक्विड्स कंडीशन क्या है, जो दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी हैं। अब यहाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। वाटर का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जिन कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इन केस अगर कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो 25 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां यूज होती है आपकी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखो क्या है, ये जो कॉलम यहाँ पे लगा रखा है उसमें ये स्टोन्स लगा रखे हैं, ग्लास बीड्स। तो ग्लास बीड क्या करेंगे, अब उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस कम है तो होगा क्या, दोनों ही वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है। तो दोनों के वेपर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ राइज करेंगे। अब यहाँ इन ग्लास बीड्स का फंक्शन क्या है, जब वेपर्स इनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था उनकी एनर्जी यहीं पे लूज हो जाएगी, तो वो फर्दर हायर नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो वापस इसी कंटेनर में आ जाएंगे। लेकिन जिस कंपोनेंट को कम एनर्जी चाहिए थी वेपराइज होने के लिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो इन ग्लास बीड्स के थ्रू भी पास कर जाएगा और अल्टीमेटली यहां से कंडेंसर के थ्रू पास होके दूसरे कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 then the fractional distillation method is used. In this method both the components start vaporizing because of small difference in their boiling point temperature, but the component having lower boiling point will rise through these glass beads and hence will pass through the condenser and get condensed and hence collected into another container. लेकिन the component having higher boiling point temperature will again condense through these glass beads and hence come to the flask again. तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे आपके पास ये जो कॉलम है जिसमें ग्लास बीड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। थर्मामीटर हो गया, फिर से वाटर इन वाटर आउट कंडेंसर,
यहाँ पे जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसको कलेक्ट कर लेंगे, वायर गॉज, ये आपका बर्नर, यहाँ पे सॉल्यूशन मिक्सचर। अब इस टेक्निक को और कहाँ यूज किया जाता है, देखो वहां आपके पास क्या था, एसीटोन और वाटर की एग्जांपल। यहाँ आपके पास क्या है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम है 25 डिग्री सेल्सियस से। अब ये मेथड और कहाँ यूज किया जा सकता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हमें पता है जी, जो एयर है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो अब गैसेस को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले गैसेस को लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एयर फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स इज फर्स्ट पास थ्रू कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपके पास एंड देन थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो मॉइस्चर होता है हमारा एयर में या वाटर वेपर्स होंगी। तो इस तरह से इन सब गैसेस को फिर हम लोग प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। लिक्विड में चेंज कर लिया, फिर इस लिक्विड को डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। अब जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले वेपराइज हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है वो सबसे बाद में वेपराइज होगी या फिर वो कंटेनर में ही रहेगी। ये यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है पॉइंट्स को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इन एयर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। In the fractional distillation of liquefied air, the gas which has least boiling point, जिसका boiling point सबसे कम है वो पहले escape हो जाएगी। अब देखो एयर को लिक्विफाई किया, फिर नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट है तो ये सबसे पहले सेपरेट होगी, फिर आर्गन होगी, देन ऑक्सीजन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। ये आपको हायर क्लास में भी 11th या फिर 12th में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को भी मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें आपके पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ग्रीक वर्ड क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफिक मीन्स राइटिंग इन कलर। तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुई, कलरफुल राइटिंग से। तो इसमें पहले क्या था कॉन्सेप्ट कि हम लोग सिर्फ कलरफुल सब्सटेंसेस को ही सेपरेट कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स एडवांस होती गई और भी कलरलेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। अब क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा। तो ये जो है ये हमारी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमने क्या किया, ब्लैक और ब्लू इंक का मिक्सचर लिया, एक वॉच ग्लास में दोनों इंक को मिक्स कर लेंगे, फिर उसका एक स्लाइड सा स्पॉट लगाएंगे एक स्ट्रिप पे, फिल्टर पेपर की हम लोग स्ट्रिप कट कर लेंगे 25 बाय 5 सेंटीमीटर की। इस स्ट्रिप को कट करके 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, यहां से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक स्पॉट लगाएंगे, उस स्पॉट को ड्राई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो कंटेनर हमने यूज किया है जार, इसमें हम लोग वाटर डालेंगे, सॉल्वेंट। तो वाटर का लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 0.5 to 1 सेंटीमीटर, इतना हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो आपके पास नाउ suspend the strip in a jar containing a small amount of water so that the end strip which has been marked dipped in water to a length about this। तो जो फिल्टर पेपर है कितना डिप करोगे उसमें, इतनी हाइट तक का, 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक। तो ये हमने सॉल्वेंट में डिप कर दिया। अब हमें पता है कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर है इस फिल्टर पेपर में राइज करना शुरू कर देगा। जब वाटर राइज करेगा इस फिल्टर पेपर से तो वो अपने साथ इंक के पार्टिकल्स को भी साथ में राइज करवाएगा, उसको भी साथ में लेके जाएगा। दोनों इंक में से जिस कंपोनेंट की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा राइज करेगा कंपोनेंट,
जिस कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी कम है वो कम राइज करेगा। जैसे यहाँ पे ब्लू स्पॉट हायर डिस्टेंस पे है, दिस मीन्स ब्लू इंक पार्टिकल आर मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट दैट इज इन वाटर, तो वो पानी के साथ साथ ज्यादा हाइट पे जाएंगे, राइज करेंगे। अब ब्लैक वाले कम सॉल्युबल हैं तो थोड़ा कम हाइट पे रहेंगे। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स की वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो राइज करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी, इसलिए वो अलग अलग लेवल तक राइज करेंगे। और डिफरेंट लेवल तक राइज कर रहे हैं, इट मीन्स उनके स्पॉट भी अलग अलग जगह पे मार्क बन जाएंगे। तो ये थी हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें डिफरेंट राइज होने की कैपेसिटी की वजह से अलग अलग कलर्ड कंपोनेंट के स्पॉट बन जाते हैं। सो दिस वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक्सपेरिमेंट भी आपको 11th या 12th में परफॉर्म करने को मिलता है। तो हमने इम्प्योर सॉलिड के प्योर क्रिस्टल्स बनाने होते हैं, तो इसमें इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आपके पास क्या है, हम लोग जो इम्प्योर सैंपल है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको हीट करेंगे जब तक सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हाफ नहीं रह जाता या थोड़ा सा कम नहीं हो जाता। उसके बाद जब उसको कूल करते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, प्योर क्रिस्टल बन जाएंगे सॉलिड के, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं। उस सॉल्यूशन को लिक्विड को बोलते हैं मदर लिक्विड। ये देखो मैंने यहाँ पे पहले मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं टू सेव द टाइम। जैसे 5 ग्राम सैंपल लिया, उसको 20 ml वाटर में डिसॉल्व किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको चाइना डिश में रख देंगे। चाइना डिश को हीट करेंगे सैंड बाथ में। अब सैंड बाथ क्या होती है, जैसे देखो हम लोग चाइना डिश को डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, चाइना डिश के क्रैक होने के चांसेस रहेंगे, या फिर आपके पास जो सैंड बाथ है वो यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करेगी। तो सैंड बाथ मीन्स सैंड में हीट करना, वाटर बाथ मीन्स पानी में हीट करना, कि पानी को हीट करके सैंपल को उसमें रखा हुआ है पानी में। आइस बाथ मीन्स आइस रखी होती है हमने नीचे। सो सैंड बाथ यूज ऑफ सैंड, वाटर बाथ यूज ऑफ वाटर, आइस बाथ मीन्स यूज ऑफ आइस। तो अब यहाँ पे सैंड बाथ लिए हैं हमने टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म हीटिंग। तो चाइना डिश को यूनिफॉर्मली हीट किया बाय यूजिंग सैंड बाथ। अब सैंड बाथ क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करती है और क्रैक से वो अवॉइड करेगी। नेक्स्ट आपके पास तो ग्लास बीकर के ऊपर इस चाइना डिश को हम लोग कूल होने के लिए रख देंगे। जो लिक्विड है मदर लिक्विड उसको डिकेंट कर देंगे, थ्रो कर देंगे ढंग से अच्छे से। जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनको फिल्टर पेपर पे रख के उनको ड्राई कर लेंगे। सो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। अब इवेपोरेशन में भी हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, वेपराइज करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन में भी हीट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास। इवेपोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करके ड्राई कर देते हैं। इसमें हम लोगों ने मिक्सचर को कंप्लीटली हीट नहीं किया, ऑलमोस्ट हाफ तक रिड्यूस किया, या फिर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आने तक। लिक्विड में हम लोग ऐसे ग्लास रॉड डिप करते हैं, फिर ब्लो करेंगे, वो अगर ग्लास रॉड पे क्रस्ट आती है तो वो उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है लिक्विड का। अब उसमें क्या है आपके पास, इवेपोरेशन के केस में क्योंकि हमने इवेपोरेट करके सॉल्यूशन को ओवर कर दिया है, तो जो चाइना डिश में बचेगा उसको रेजिड्यू बोलेंगे, और उस रेजिड्यू में इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, हम लोग कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं कर रहे, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो जो उसमें लिक्विड बचेगा आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन उसमें रह जाएंगी। तो क्रिस्टल जो है वो प्योर सैंपल के बनते हैं। तो आपके पास ये है मेन पॉइंट। सम सॉलिड में डीकम्पोज और सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर एटसेट्रा में चार्ज अपॉन ड्यूरिंग डायरेक्ट हीटिंग। अब आपके पास तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, सॉलिड डीकम्पोज हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, डायरेक्ट हीटिंग से क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि ये मिक्सचर लिखे हैं, इनको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास सैंपल की नेचर देख के कंपोनेंट्स की उसके बेसिस पे हम लोग टेक्निक डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर हमें सिर्फ वाटर चाहिए तो इसको हम लोग
इवेपोरेट कर सकते हैं कि पानी को इवेपोरेट कर दिया और कॉमन सॉल्ट बच जाएगा इन द चाइना डिश, क्योंकि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट। अगर दोनों ही हमें चाहिए तो इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन से वाटर इवेपोरेट होके उसको कंडेंस कर लेंगे दूसरे कंटेनर में और कॉमन सॉल्ट आ जाएगा हमारा फ्लास्क में। नेक्स्ट, आयोडीन एंड सैंड। आयोडीन हमें पता है इसकी सब्लिमेशन हो जाती है और सैंड जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता हीटिंग का, तो यहाँ सब्लिमेशन यूज हो जाएगी। केरोसिन एंड वाटर। केरोसिन और वाटर में आपके पास क्या है, बोथ आर इमिसिबल और इनसॉल्युबल इन ईच अदर, तो यहाँ पे सेपरेट लेयर्स होंगी, तो इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं सेपरेटिंग फर्नल। शुगर एंड सल्फर। सल्फर को डिसॉल्व कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड में, तो फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर पे शुगर के क्रिस्टल्स आ जाएंगे। सल्फर को ऑब्टेन कर लेंगे बाय हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अब मैंने यहाँ एक ये एग्जाम्पल लिखी है, इसमें क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की थी, वहां डिस्कस नहीं किया था तो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ देखो 3 कंपोनेंट है मिक्सचर में, तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, सैंड, आयरन फिलिंग। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आयरन फिलिंग, जो मैग्नेट से ही अट्रैक्ट हो जाएगी सिंपली। तो सबसे पहले हम लोग इस मिक्सचर के पास मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगी, तो सारे की सारी आयरन फिलिंग मैग्नेट के थ्रू सेपरेट हो गई। अब हमारे पास मिक्सचर बचा अमोनियम क्लोराइड और सैंड का, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन हो जाएगी और चाइना डिश में सैंड होगा हमारे पास। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, अब फिजिकल चेंजेस में क्या है, सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज होगी। फिजिकल स्टेट मीन्स या तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जैसे कि वाटर, वाटर में आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। अब चाहे वो आइस की फॉर्म में है, चाहे लिक्विड वाटर की फॉर्म में है या फिर वेपर्स की फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला हमेशा ही H2O रहेगा। सो दैट विल बी फिजिकल चेंज व्हेन इट्स फॉर्मूला इज नॉट चेंजिंग या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग, तो केमिकल आइडेंटिटी जो है उसकी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज में इंटरपार्टिकल स्पेस या फिर इंटरपार्टिकल फोर्सेस चेंज होती हैं। हीट करेंगे तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस कम हो जाएंगी और इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा हो जाएगा। कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, ये फॉर्मूला की हेल्प से हो गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, आइस इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू आइस, लिक्विड इंटू गैस, गैस इंटू लिक्विड। सो द प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिर ये चेंज टेम्परेरी होता है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर ऑन चेंजिंग प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, नो एनर्जी चेंज। कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, कोई भी सब्सटेंसेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उनकी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। जो पहले सब्सटेंसेस थे उससे नया वाला सब्सटेंस डिफरेंट होगा, तो आपके पास केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे। जैसे कि ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ये रिएक्शन हमने पहले भी की थी लास्ट टाइम, तो यही है प्रेसिपिटेशन वाली, तो फिर से आ गया उसके अंदर। तो ये यहाँ पे क्या है, रिएक्शन होके नए केमिकल्स बन गए, न्यू कंपाउंड बने, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में प्रोसेस को इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो पॉइंट्स आपके पास, फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे, परमानेंट चेंज होता है, इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता, एनर्जी चेंज भी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, ये जो हमारे पास है डिफरेंस, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है।
फिजिकल चेंज टेम्पोरेरी, केमिकल चेंज परमानेंट। फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता इजिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, यहाँ फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होंगी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नया सब्सटेंस बनेगा। आइडेंटिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। एनर्जी जनरली चेंज नहीं होती, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होगा। अब आपके पास क्या है, जब भी किसी भी चैप्टर को करोगे तो उसमें जस्ट मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स को माइंड में रखना होता है। उसी के बेसिस पे आपको अपने आप ही माइंड में आ जाना चाहिए कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट को देख के उसको क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है मेन, या कैसे एक्सप्लेन करना है, तो दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज अगर किसी वर्ड को देख के माइंड में कोई डिटेलिंग नहीं आती है, एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, तो उसको बार बार रीड करो, ट्राई करो, और इन केस कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। कीप वॉचिंग, थैंक यू।